अब कौन सुनेगा हमारी बात। चारों बेटियां पिता के पैर पकड़कर रो रही थी। पापा, आपने इतना दिया लेकिन बदले में आपको अकेलापन मिला। उनकी चारों बेटियां ने शपथ लिया कि मेरे पापा, अब नहीं तो हमारा मायका भी खत्म। अब हम इस गांव में कभी कदम भी नहीं रखेंगे। किसी का खेत का झगड़ा हो, कुएं का पानी बांटने की बात हो या फिर शादी विवाह में किसी का अभाव हो, नारायण जी बिना सोचे समझे मदद को आगे आते। गांव में लोग कहते, नारायण जी के घर कोई खाली हाथ नहीं लौटता। उनके घर आने वाला अगर भूखा है तो पहले उसे बैठाकर गर्मा गर्म रोटियां खिलाई जाती, फिर उनकी बात सुनी जाती। अगर कोई वस्तु चाहिए तो बिना ना किए दे दी जाती। उनका मानना था कि ईश्वर ने दिया है तो बांटो, यही असली पुण्य है। नारायण जी गांव के ऐसे इंसान थे जिनके अंदर इंसानियत और दयालुता कूट कूट कर भरी थी। उनके अंदर का दरवाजा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता था। वे मानते थे कि मांगने वाला खुद नहीं आता, उसे जरूरत लाती है और जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना सबसे बड़ा पाप है। अगर कोई भी उनके घर कुछ मांगने आ जाए, चाहे अनाज हो, पैसे हो या कोई पुराना बर्तन, वे कभी ना नहीं करते। वे खुद भले ही साधारण जीवन जीते लेकिन दूसरों की मदद करने में कभी कंजूसी नहीं करते। गांव में अक्सर फेरी वाले, मजदूर या छोटे मोटे सामान बेचने वाले आते थे। कुछ लोग तो मुफ्त में दिखाने वाला सामान बेचते थे जिससे आम लोग यूं ही टाल देते थे, लेकिन नारायण जी ऐसे लोगों को इज्जत से बुलाते, बैठाने को कहते और पहले उन्हें पानी पिलाते। वे कहते, थके होगे, पहले पानी पी लो, फिर दिखाना क्या लाए हो। इतना ही नहीं, अगर कोई दूर से आया हो तो उसके लिए रसोई से रोटी और सब्जी मंगवा कर खिलाते, चाय पिलाते और फिर उसे विदा करते। उनके लिए ये सिर्फ मेहमानबाजी नहीं थी बल्कि उनका संस्कार था। कई बार ऐसा होता कि उन्हें पता होता जो सामान वो बेच रहा है वो उनके काम का नहीं है, फिर भी वो खरीद लेते सिर्फ इसलिए कि बेचने वाला खाली हाथ वापस ना जाए। वे कहते थे, पैसे फिर आ जाएंगे पर किसी की उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए। गांव के बच्चे भी जानते थे कि अगर भूख लगी है तो नारायण जी के आंगन में चले जाओ, गुड़, फल या रोटी जरूर मिलेगी। ये सब वे बिना किसी दिखावे के करते थे, जैसे यह उनके जीवन का सहज हिस्सा हो। उनकी यही दयालुता उन्हें गांव में सबसे आगे बनाती थी। लोग सिर्फ उनके खेत की उपज की वजह से नहीं बल्कि उनके दिल की विशालता की वजह से उनका सम्मान करते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, नारायण जी जैसे लोग गांव की रौनक होते हैं, जो अपनेपन से हर किसी को अपना बना लेते हैं। 4 बेटियां, 1 बेटा। नारायण जी की 4 बेटियां थी, सावित्री, गीता, कमला और माया। चारों में एक अच्छाई और संस्कार था। बेटा सुरेश सबसे छोटा और नारायण जी का दुलारा था। नारायण जी अपनी बेटियों को बेटी से कम नहीं मानते थे, लेकिन समाज की रीति समझाते थे। उन्होंने बेटियों की पढ़ाई, शादी सब में जी जान लगा दी। बेटियां भी अपने मायके का मान रखने वाली थी। शादी के बाद कभी समय समय पर आकर पिता का हाल चाल पूछना, घर में हाथ बटाना उनका फर्ज था। समय बीतता गया, बेटा बड़ा हो गया और उसकी शादी हुई। बहू रचना शहर की पली बड़ी थी। शादी के पहले सबको लगा कि शहर की है, पढ़ी लिखी है, जरूर समझदार होगी। शुरू में कुछ दिन सब कुछ ठीक चला पर धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रचना को नारायण जी की बेटियों का आना जाना पसंद नहीं था। उसे लगता कि वो अधिकार में सेंध ला रही है। जब बेटियां आती तो मुंह बिगाड़ कर कहती, आपके पापा तो बस बेटियों के ही होके रह गए हैं, बेटा तो जैसे पराया है। बेटा बाहर नौकरी करता है लेकिन सब कुछ देखकर नजरअंदाज करता है और घर आने के बाद भी नारायण जी से कुछ नहीं मतलब रखता था। वो अपनी बीवी के पीछे पीछे लगा रहता था। नारायण जी का सम्मान खत्म होना शादी के बाद घर की बागडोर बहू के हाथों में आ गई। जहाँ पहले हर बात नारायण जी से पूछी जाती थी, अब बहू सीधा फैसला लेने लगी। खाना कब बनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन घर आएगा, सब पर उसका हक था। पहले नारायण जी घर के आंगन में चारपाई डालकर घर वालों से बातें करते थे, हंसी मजाक होता था, सलाह मशवरा चलता था। अब वे चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहते। अगर कभी बेटियां आ जाती तो बहू ताना मार देती, आप लोग तो जैसे यहाँ बसने आ जाती हैं, अपने अपने घर भी देख लिया करिए। बेटियां अंदर ही अंदर जलती पर पिता की इज्जत के लिए चुप रहती। बेटियां जानती थी कि बहू को वो पसंद नहीं, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि पिता को उनकी बहुत याद आती है। जब वे घर आती तो नारायण जी की आंखों में चमक आ जाती। वे पुरानी बातें करते, खेतों की फसल के किस्से सुनाते, बचपन की शरारतें याद दिलाते। पर ये खुशी कुछ घंटों की होती, बहू की तीखी बातों का सबका मन तोड़ देती। धीरे धीरे बेटियां भी कम आने लगी, सिर्फ त्योहार या जरूरी काम पर ही आती। नारायण जी की एक आदत थी, अगर उनके घर कोई भी आता, चाहे वो रिश्तेदार हो, फेरी वाला हो, मजदूर हो या कोई अनजाना यात्री, वे उसे खाली हाथ कभी नहीं जाने देते। पहले बैठाकर पानी पिलाते, फिर गर्मा गर्म रोटी चाय खिलाकर भेजते। यह आदत उन्होंने अपनी पत्नी से सीखी थी और पत्नी के गुजर जाने के बाद कभी इसे
अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखा। लेकिन बहू रचना को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो शहर में पढ़ी लिखी और उसका मानना था कि घर के संसाधन अपने परिवार के लिए होते हैं। उसे लगता था कि ससुर हर आने जाने वाले को अनावश्यक खर्च करते हैं। जब भी वो देखती कि ससुर जी किसी फेरी वाले को चाय पिला रहे हैं या बच्चों को गुड़ फल दे रहे हैं तो उसके चेहरे पर नाखुशी साफ दिखती थी। कभी कभी वह रसोई से तेज आवाज में कह देती, इतना खर्चा करके क्या मिलेगा आपको, ये लोग आदत डाल लेंगे रोज रोज आने का। नारायण जी चुप रह जाते। वे जानते थे कि बहू के सोचने का तरीका अलग है, लेकिन उनके लिए मेहमान भूखा प्यासा लौट जाए ये कल्पना से बाहर था। रचना को यह भी बुरा लगता कि जब रिश्तेदार या गांव वाले के लोग आते तो ससुर जी उन्हें अपने खेतों की ताजी सब्जियां, गुड़ या अनाज देकर विदा करते। उसके मन में ये जलन घर कर गई थी कि ये घर तो मेरा है और मेरे पति का है, फिर क्यों ये सब बांटते रहते हैं। धीरे धीरे उसने इस बारे में ताना कसना शुरू कर दिया। जब भी कोई मेहमान आता वह ससुर जी से कहती, आपको तो बस दूसरों को खिलाने पिलाने का शौक है, घर का खर्चा कौन देखेगा, या फिर ये कोई धर्मशाला थोड़ी है कि जो आए खाकर चला जाए। नारायण जी के लिए ये शब्द तीर की तरह लगते थे, लेकिन वो कभी जवाब नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि अगर मैं जवाब दूंगा तो घर में कड़वाहट और बढ़ेगी। रचना की नाखुशी सिर्फ शब्दों तक नहीं रही, उनके कोशिश शुरू से की गई। घर में कोई मेहमान ज्यादा देर तक ना रुके, अगर कोई फेरी वाला आता है तो बिना कुछ खरीदे जल्दी जल्दी विदा कर देती। नारायण जी उसे बैठने को कहते तो वह रसोई से ऐसे काम में लग जाती जिसे चाय या पानी देने का समय न बचे। रचना अपने ससुर जी को कहती, बस बैठे बैठे फरमाइशें की जाती है, पैसा जो कमा रहा है वो जानेगा ना। ये सुनकर नारायण जी सोचते रहते कि आज तक जो किया मैंने किया और आज मेरे ही घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। वह धीरे धीरे खुद को बदलने लगे थे। गांव के लोग यह बदलाव महसूस करने लगे थे। जो पहले कहते थे नारायण जी का घर सबसे अपनापन से भरा है, अब फुसफुसाकर बोलते हैं कि अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा। नारायण जी ये सब देखते पर कुछ नहीं कह पाते। उनके दिल में ये कसक हमेशा रहती थी कि दयालुता अब घर के लिए बोझ समझी जाने लगी थी, और यह बोझ किसी बाहरी नहीं बल्कि अपने ही घर के अंदर डाला गया था। नारायण जी का मौन दर्द। एक दिन गांव में किसी की जमीन का बड़ा विवाद हो गया। सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि नारायण जी आएंगे और मामला सुलझाएंगे, लेकिन नारायण जी साफ कहा, अब मेरी राय किसी को कद्र नहीं है, क्योंकि मैं क्या बोलूं। गांव वालों को अजीब लगा। ये वही नारायण जी है जो कभी दूसरों के लिए अपने खेत का फसल दान कर देते थे और आज खुद चुप हो गए हैं। एक दिन माया, सबसे छोटी बेटी, अपने मायके आई। वह अपने बच्चों के साथ हंसते हुए आंगन में खेल रही थी। नारायण जी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटी खुश तो होना ससुराल में। माया की आंखें भर आई। पापा, आपके पास आकर ही तो चैन मिलता है। इतने में बहू रसोई से निकल कर आई और ताना मारने लगी, मायके में आकर ही सबको चैन आता है, क्योंकि यहाँ खर्चा जो पापा करते हैं। उनकी बेटी रोते हुए बोली, पापा आप जब तक है तब तक हमारा मायका है, आपके जाने के बाद हम कभी नहीं आएंगे। ये सुनकर नारायण जी अंदर से एकदम टूट गए। नारायण जी का चेहरा पत्थर सख्त हो गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उठकर अपने कमरे में चले गए। उस दिन से उन्होंने आंगन में बैठना छोड़ दिया। कुछ महीने बाद नारायण जी की तबीयत बिगड़ गई। बेटियां खबर सुनते ही दौड़ी चली आईं। चारों ने पिता का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, पापा हम है ना आपके साथ, बहू के तानों की चिंता मत कीजिए। नारायण जी ने कमजोर मुस्कान दी और धीरे से बोले, बेटियों मेरा दर्द तानों से नहीं अपनेपन से खत्म होने से है। पहले इस घर में हर कोई मेरा था, अब मैं बस एक कमरे का हो गया हूँ। उस रात नारायण जी हमेशा के लिए सो गए। अगले दिन गांव में लोग फूट फूट कर रो रहे। कोई कह रहा था गांव का दिल चला गया, कोई कह रहा था अब कौन सुनेगा हमारी बात। चारों बेटियां पिता के पैर पकड़कर रो रही थी। पापा आपने इतना दिया, लेकिन बदले में आपको अकेलापन मिला। उनके चारों बेटियां ने शपथ लिया कि मेरे पापा अब नहीं तो हमारा मायका भी खत्म, अब हम इस गांव में कभी कदम नहीं रखेंगे। बहू एक कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर पश्चाताप और डर दोनों थे। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस इंसान को अनदेखा किया वही इस घर की असली ताकत था। जिस आंगन में कभी सुबह सुबह चूल्हे की खुशबू, हंसी ठिठोली और लोगों के आने जाने की आवाज गूंजती थी, आज वही अजीब सी चुप्पी पसरी रहती थी। पहले यह आंगन नारायण जी का सबसे प्रिय स्थान था। चारपाई पर बैठकर वे गांव वालों से बातें करते, बच्चों को गुड़ खिलाते, फेरी वालों से हाल चाल पूछते, जो भी आता उसे अपनापन से बैठाते। वो आंगन जैसे गांव का दिल था, जहाँ हर कोई बिना झिझके आ सकता था। चार लोग रोज आना जाना करते ही थे और उनका स्वागत हमेशा मुस्कान और चाय से होता। लेकिन नारायण जी के जाने के बाद वह आंगन बदल गया। न वहाँ हंसी है न अपनापन। जहाँ पहले कदमों की आहट सुनकर
दरवाजा खुलता था अब ताले लगे रहते थे। फेरी वाले भी अब उस रास्ते से नहीं गुजरते क्योंकि उन्हें पता था वे अपनापन देने वाला इंसान अब नहीं रहा। आंगन की मिट्टी जो पहले पाँव के निशान से भरी रहती थी अब सूनी है। धूप सीधे गिरती है और हवा में एक वीरानापन सा तैरता है। लगता है जैसे घर की दीवारें भी नारायण जी को पुकार रही हों। बुजुर्ग पेड़ों की तरह होते हैं, उनकी छांव ही घर का आंगन ठंडा करता है। जब वे चुप हो जाते हैं तो समझ लेना कि घर का आकाश सोना हो गया है। सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यवहार में भी होना चाहिए, क्योंकि एक दिन जब वे नहीं रहेंगे तब सिर्फ उनकी यादें और पछतावा बचेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।